बिहार के नंबर 1 गैंगस्टर यानी चंदन मिश्रा के हत्याकांड में अब एक बंगाली लड़की का नाम सामने आ रहा है। बकायदा कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें दावा किया गया है कि इस बंगाली लड़की के षड्यंत्र और जो प्लानिंग उसने बनाई थी उसी के बलबूते और उसी के इशारे पर ये जो सारे लड़के थे जो फायरिंग करने आए थे उसी के इशारों पर काम कर रहे थे। इस बंगाली लड़की ने कमरे में बैठकर हर एक लड़के का रोल निर्धारित कर दिया था कि किस लड़के को कब और कैसे काम करना है, कहां से भागना है। पूरी प्लानिंग इसी लड़की ने की थी। अब होता क्या है, जब आपको तस्वीर दिखाते हैं, उस लड़की का नाम बताएंगे। इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको जो वीडियो के अंत तक नाम भी पता लग जाएगा और कैसे उसने प्लानिंग की उसके बारे में भी हर एक डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में आपको तौसीफ बिना चेहरे के जो अस्पताल के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए ध्यान से, इसमें जो कोलकाता पुलिस है बीच सड़क पर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में एक्सचेंज कर रही है और उस सड़क किनारे दोनों हाथ उठाए तौसीफ और उसके वो दोस्त हैं जो अस्पताल में बेखौफ अंदाज में घूम रहे थे, शर्ट से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर रहे थे, भाग रहे थे, विक्ट्री साइन बना रहे थे। वहीं पर इनकी हवा खराब हो जाती है खाकी वर्दी के सामने, जहां पर इन्हें बीच सड़क पर दोनों हाथ उठाकर कहा जाता है कि चलो दूसरी गाड़ी में चलो, और वहां पे रोने धोने लगते हैं कि माई बाप हमें गोली मत मारिएगा, हमारा एनकाउंटर मत कीजिएगा, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। अब इस पूरी जो वीडियो है, अगर रॉ फुटेज आपको थोड़ी सी दिखाएं तो उसमें हमारे रिपोर्टर के साथ पुलिस वालों की थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि आप इसकी रिकॉर्डिंग मत कीजिए नहीं तो हम आपका फोन तोड़ देंगे, आप चलिए गाड़ी के अंदर चलिए। अब जो हमारे रिपोर्टर है उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड तो कर लिया और पूरी दुनिया को दिखाया कि कोलकाता पुलिस और खास तौर पर कोलकाता की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ कैसे काम करती है। अब जितने भी गैंगस्टर और छुटभैया जो गुंडे हो सोचते हैं कि देखिए हमारा तो बहुत नाम होगा, अखबार में नाम छपेगा और अगर हम गोलियां मारेंगे तो हर कोई हमसे डरेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारे समाज में खाकी वर्दी का भी खौफ है। और खौफ गुंडों के अंदर कैसे है, क्योंकि वही तस्वीर जिसमें विक्ट्री साइन बनाकर बाइक से ये गली से निकल रहे थे, अब वही तस्वीर देखिए, उन्हीं लड़कों की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से इन्हें ठूस ठूस कर गाड़ियों में भरा जा रहा है। कहां तो भौकाल जमाने निकले थे, कहां इनकी हवा खराब हो चुकी है। और ये तमाम वीडियो सबूत बनेंगे। जितने भी गैंगस्टर और गुंडे सोचते हैं कि हमें कोई पकड़ नहीं सकता, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा, तो देखिए बिहार पुलिस से तो बच के वो निकल गए, कोलकाता चले गए, लेकिन कोलकाता के अंदर जो पुलिस है, ऑल इंडिया में जितनी भी पुलिस है, सब साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप अगर ये सोचें कि मैं इस राज्य से भाग के दूसरे राज्य में चला गया, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, तो क्या बिगाड़ेगा वो ये सबूत है, ये वीडियोस कि किस तरीके से अपराधियों से पेश आया जाता है हमारे देश के अंदर। अब पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो मसला था कि इस पूरे केस में बादशाह का नाम आपने बखूबी सुना कि बादशाह वहां का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता था, लेकिन बादशाह अकेले काम नहीं कर रहा था। बंगाली लड़की का नाम बताएंगे हम आपको, लेकिन साथ ही साथ एक खान साहब है, खान साहब की ही प्लानिंग थी। खान साहब उस लड़की के साथ मिलकर प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। उन खान साहब का नाम है, बकायदा अपने आप को विधायक जी भी बोलते हैं। पूरा नाम बताऊंगा इस डिकोडिंग क्राइम के अंत तक, आप जब सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा, हर एक कैरेक्टर से आप समझ जाएंगे। लेकिन ये जो खान साहब हैं और ये जो बादशाह हैं, दोनों मिलकर बिहार के अंदर दाऊद इब्राहिम या कहे अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह एक अपना जुर्म की दुनिया बसाना चाहते थे, जहां पर हर कोई चंदन मिश्रा और ये शेरू गैंग से कोई खौफ खाए ना खाए, लेकिन तौसीफ बादशाह और ये खान साहब यानी कि निशु खान, जो अपने आप को उर्फ विधायक जी भी बोलता है, उसके नाम से थर थर कांपे और एक बिल्कुल फुल प्रूफ बिजनेस भी करने का प्लान था। तो बिहार में जो गैंगस्टर है वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर। लेकिन चलिए उससे पहले समझते हैं कि चंदन मिश्रा के हत्याकांड की असली कहानी और पर्दे की पीछे की वो कहानी जो अब तक बाहर नहीं आ पाई है। क्या है वो कहानी? 17 जुलाई को बिहार के पटना में पारस अस्पताल के अंदर करीब 22 मिनट के अंदर जो खून किया गया, जो शूट आउट किया गया, और उसके बाद ये जो भी आरोपी हैं ये सब अपनी अपनी जगह फरार हो जाते हैं।
उस वक्त बिहार पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल भी उठे और उठने लाजमी भी थे। लेकिन बिहार पुलिस ने 600 किलोमीटर का सफ़र तय करके, यानी जिस जगह पर यह हत्याकांड हुआ, शूट आउट हुआ, वहां से 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया, कोलकाता पहुंची और एक एक करके जो भी गुनहगार है उनको गिरफ्तार किया। अब ये शूटर्स जो हैं ये कैसे अरेस्ट होते हैं, बिहार पुलिस ने कैसे इनकी जो है एक एक चीज़, एक एक जो पूरी इनकी कहानी थी, जो भी इन्होंने प्लानिंग की, उसका पर्दा कैसे फाश किया, आपको अगर बताएं तो दरअसल जब 17 जुलाई को यह हत्याकांड हुआ और जैसा दीपक ने शुरुआत में आपको वीडियो भी दिखाया, तो इस वीडियो में आपको अब इन शूटर्स के नाम जानने बहुत ज़रूरी हैं। तौसीफ बादशाह का नाम हर किसी ने जाना, क्योंकि वो हर जगह अपना चेहरा पुलिस को दिखा रहा है, मानो वो बिहार पुलिस को चैलेंज कर रहा है कि भाई मेरे हाथ में गन है, मैं इन सबके सामने सबसे आगे चल रहा हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल दिख रही है, अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। और आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे, हमने पहले भी आपको दिखाया कि जब वो अपने दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहा है, बाइक पर निकल रहा है गोली मारने के बाद, या जब वो उस रूम में दाखिल हो रहा है जो अस्पताल का था गोली मारने के लिए, तब भी सबसे आगे चल रहा है और उसने अपना चेहरा जो है ढका नहीं है, वो बिल्कुल तरीके से सीसीटीवी में दिखा रहा है। अब आगे अगर बात करें तो इसी वीडियो में जो आप देखेंगे जब वो अस्पताल में दाखिल हो रहा है, तो उसके पीछे बिना कैप पहने जो एक शूटर है वो तो तौसीफ है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो एक शख्स है जो शूटर है उसका नाम बलवंत है, और उसके बाद आखिर में यानी कि जो 5वें नंबर पे शूटर है उसका नाम रवि रंजन है। अब ये बलवंत और रवि रंजन क्यों ज़रूरी हो जाते हैं? क्योंकि आज इन्हीं का हाफ एनकाउंटर किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा। ये आप तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त आपको मिट्टी दिखाई दे रही है कि हल्की सी गीली मिट्टी है, आगे जो पीछे रास्ता बना हुआ पूरा खेत का रास्ता दिख रहा है, सामने से सड़क भी जा रही है, और इसी जगह पर एनकाउंटर किया गया है, हाफ एनकाउंटर। इनके पैर में गोली मारी गई है बिल्कुल यूपी पुलिस के स्टाइल में। जो बलवंत है और रवि रंजन है, ये वही शूटर है जिन्होंने पारस अस्पताल में घुसकर जो चंदन मिश्रा गैंगस्टर था बक्सर का बहुत बड़ा, उस पर गोलियां चलाई। और तौसीफ बादशाह का पूरी जो कहानी है वो आपको बताते हैं कि आखिर वो कैसे अरेस्ट होता है, जो अपने आप को इतना बड़ा डॉन बताता है। तो ये जब एनकाउंटर हुआ तो इसी के साथ देखिए पुलिस को 2 शूटर मिले, प्लस एक अभिषेक नाम का शूटर है, वो भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसको गोली नहीं लगती, 3 पकड़े गए। अब इससे पहले जो कहानी हुई ये होती ये है कि जब 17 जुलाई को ये लोग मर्डर करते हैं, उसके बाद जो तौसीफ है वो अपनी बहन के घर जाकर बोलता है कि चल तुझे जहाँ चलना था मैं लेकर चलता हूँ, क्योंकि उसकी बहन ने उससे कुछ बात कही थी। और इसी के तहत वो प्लानिंग कर रहा था कि अपनी बहन की आड़ में वो भाग निकले। वो अपनी बहन को एक जगह पर छोड़ता है और वहाँ से सीधे निकल जाता है कोलकाता। कोलकाता में आपको मैं जो तस्वीर दिखा रही हूँ ये वो गेस्ट हाउस है, इसका नाम अगर बताऊँ तो ग्रीन एज रिजेंसी गेस्ट हाउस। इस पर तीसरी मंजिल पर वो 2 कमरे लेता है और उसमें ठहरते हैं। उसमें कौन कौन ठहरते हैं? उसमें बादशाह ठहरता है, यही जिस पर सबसे पहले आरोप लगा कि ये मास्टरमाइंड है, ये वो शूटर है, यही वो सबसे पहले था जिसने जाकर गोलियां चलाई। और एक ठहरता है निशू खान। निशू खान कौन है? वो अपने आप को भाईजान कहता है, वो बोलता है कि भाईजान, जैसे कि तौसीफ अपने आप को बादशाह रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही जो निशू खान है वो अपने आप को भाईजान दिखाता है और हर जगह बताता है कि वो विधायक है। और ये तौसीफ का मौसेरा भाई है। और इसकी भी अगर आप तस्वीरें देखिए तो देखिए किस तरह से हथियार लेकर ये स्टाइल मार रहा है, हथियार लेकर लहरा रहा है और लोगों को एक तरह से दिखाना चाहता है कि ये बहुत बड़ा डॉन है। अब इस गेस्ट हाउस के अंदर ये दोनों छुपे होते हैं, इनके साथ एक शख्स और छुपा होता है, एक शूटर और यहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि सब भाग कर आए थे और बाकी के जो 3 थे वो बिहार में ही थे, वहीं पर वो अपने आप को छुपा रहे थे। अब होता ये है कि जब इतना बड़ा एक पूरी वारदात हो जाती है, बिहार पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, एक ऊपर से डीजीपी की तरफ से बयान भी आ जाता है कि जो मई जून का महीना होता है उसमें बरसात होती है, कि किसानों के पास कोई काम नहीं होता, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। अब पुलिस को लगता है कि कैसे भी करके इन हत्यारों को ढूंढना है, तो सबसे पहले जो तौसीफ, जिसका चेहरा सामने आता है, जिसकी कहानी सामने आती है, उसके परिवार तक बिहार पुलिस पहुंचती है, उनसे जानकारी निकालती है, बहन से पूछताछ होती है जिसको वो छोड़ने गया था। और हर तरह से जब पूरी कहानी निकल कर आती है तो कहीं से पुलिस को अपनी सोर्सेज के द्वारा पता लगता है कि शायद ये लोग कोलकाता भाग गए हैं। और इसके बाद बाकायदा कोलकाता पुलिस के साथ एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, उनको पूरी डिटेल भेजी जाती है, उनको बताया जाता है कि किस तरीके से बिहार के कुछ लड़के हैं जो अपने आप को डॉन समझ रहे हैं और वो कोलकाता में जाकर छुप गए हैं। सारे सीसीटीवी निकाले जाते हैं, हर लॉज में, हर ऐसी जगह जहाँ पर कोलकाता पुलिस को शक होता है कि लोग छुप सकते हैं, या गैंगस्टर या छुट भैया जो गुंडे होते हैं वो आकर छुप सकते हैं, उन सारी जगह पर पूछताछ की जाती है। और एक ये जो लॉज मैंने आपको बताया, जो गेस्ट हाउस था,
यहाँ पर पहुँचते हैं तो जब पूछा जाता है तो सामने वाला जो शख्स होता है, जो मैनेजर होता है, बता देते हैं, क्योंकि ये जो भी आरोपी थे, चाहे तौशीफ हो चाहे निशु हो, इन सब ने अपनी असली आईडी वहाँ पर दी थी। और इसके बाद कोलकाता पुलिस को पता लगता है, कोलकाता पुलिस इनको उठाती है वहाँ से, और फिर जो आपको दीपक ने वीडियो दिखाया, बिहार पुलिस जब पहुँचती है तो कैसे ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको सड़क के रास्ते पटना लाया जाता है और किस तरह से इनकी हालत होती है। ये हाथ पैर जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं, सर कुछ भी कर दो, हमें छोड़ दो। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक लड़की भी अरेस्ट होती है, नाम है अल्पना दास। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये नाम साफ तौर पर सामने आया है। फिलहाल पुलिस इसकी जानकारी अब आने वाले वक्त में जल्द ही दे देगी। जो अल्पना दास है, जिसको शुरुआत में दीपक ने बताया कि शायद एक बंगाली लड़की जो है वो अरेस्ट हुई है, तो इनके बारे में जो जानकारी आई है तो पता लगा है कि जो पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई, जो पूरा षड्यंत्र बनाया गया, जो पूरी प्लानिंग की गई थी चंदन मिश्रा इस गैंगस्टर को मारने के लिए, वो निशु खान के घर पर बिहार में बनाई गई थी। और तो और वो जो लड़की है, जो अल्पना दास है, उसने तमाम तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसने हथियार को लेकर भागने में कई सारी ऐसी चीज़ें जो है मदद की थी। जब पूरी प्लानिंग बन गई तो वो अल्पना ही थी जिसने बताया था कि देखो तुम इस रास्ते आना, इस रास्ते के जरिए तुम कोलकाता पहुंचना, वहाँ पर ये लॉज है, वहाँ पर हम ठहरेंगे। पूरी कॉन्स्पिरेसी है, जो पूरी प्लानिंग थी फरार होने की, इसमें पूरा योगदान था अल्पना दास का, जो भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है एक और लेडी डॉन का, क्योंकि कई बार ये जिक्र हो रहा है, कई जगह जब हमने भी जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जांचने की कोशिश की, बहुत सारी स्टोरी, जब पता लगा कि इस मर्डर को करवाने के पीछे कोई और नहीं, चंदन मिश्रा का ही बेस्ट फ्रेंड यानी कि शेरू खान है, जो एक समय शेरू सिंह है, एक समय पर जो उनका बहुत अच्छा मित्र था। तो आखिर इनके बीच में हुआ क्या था? सबने बताया कि लड़ाई हो गई, लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा इसकी गहनता से जाँच की, समझने की कोशिश की आखिर लड़ाई हुई क्यों, तो पता लगा उसका रीज़न भी एक लड़की थी। अब दरअसल पुलिस को ये पता लगाना है कि जो लड़की उनकी लड़ाई का रीज़न थी, क्या वही अल्पना दास है जिसने इस मर्डर में, इस कॉन्स्पिरेसी में साथ दिया है। क्योंकि कहानी ये निकल कर आई कि जब क्रिकेट खेलने के दौरान पटना में जब इन दोनों की दोस्ती होती है, दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं, गैंग बनाते हैं, फिर नए नए लड़कों को जोड़ते हैं, उसके बाद जो पटना है, जो बिहार है, वहाँ पर एक तरह से गुंडागर्दी मचाते हैं। तो ऐसे में होता ये है कि जो शेरू सिंह थे, जो शेरू सिंह है, जो अभी जेल में बंद है पुरुलिया की, उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है, उसको उससे प्यार हो जाता है और दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि गैंग में कुछ चीज़ें सही नहीं चलती। अब इसको लेके जो चंदन मिश्रा था वो बार बार शेरू सिंह से बोलता है कि ये चीज़ें गलत हैं, तुम जो कर रहे हो, एक लड़की है आ गई है गैंग में, चीज़ें अच्छी नहीं चल पाएंगी, हमारा अपना खुद का गैंग था, इसको छोड़ दो। अब जब लगातार एक लड़की को लेकर दोनों दोस्तों में लड़ाई होती है तो शेरू सिंह चिढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे दरार इतनी बढ़ती है कि दोनों दोस्ती को तोड़ देते हैं और अब अपना अपना गैंग बना लेते हैं। और इसी के चलते कुछ हत्याएं जो हुई बिहार में, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो दोनों ने एक दूसरे को फंसाने की कोशिश भी की और फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जेल में बैठकर जब शेरू सिंह जब जेल में तौशीफ से मिलता है तो उसे समझ में आता है कि तौशीफ बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, उसको बड़ा डॉन बनना है। तो ऐसे में उसको पहला कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाया जा सकता है और चंदन मिश्रा का कत्ल करवाया जा सकता है। और ऐसे ही जेल के अंदर पूरी प्लानिंग की जाती है, बताया जाता है कि तुम्हें इस आदमी को मारना है, ये मेरा जानी दुश्मन है। और फिर तौशीफ बाहर निकलता है और प्लान को एग्जीक्यूट करता है और अपने मौसेरे भाई यानी निशु खान, लड़की अल्पना दास और साथ ही जो बाकी शूटर्स थे उनको तैयार किया जाता है। पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल कि एक तरह से जैसे यूपी में बहुत सारे बाहुबली हुए, माफिया, डॉन, सारी चीज़ें हुई, ऐसे ही बिहार में भी उसी तर्ज पे कई तरीके के नाम भी सामने आए थे और उनमें भी बहुत सारे पुराने किस्से अगर आप बिहार के देखेंगे तो बहुत से ऐसे गैंगस्टर्स हैं, बहुत से ऐसे डॉन हैं जिनके नाम से आज भी लोग डरते हैं। लेकिन अचानक नई तर्ज पर सोशल मीडिया को प्रमोट होते हुए, अपना फ़ैन बढ़ाते हुए, रील्स बनाते हुए, ये कौन से इस तरह से नए नए तरीके के गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं और अपने आप को बड़ा डॉन समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि उन्हें आने वाले वक्त में बिहार में डी कंपनी खड़ी करनी है। तो आखिर कौन है ये बादशाह यानी तौशीफ और कौन है निशु खान जो अपने आप को भाईजान बोलता है और रील के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ये अपने आप को प्रमोट करके पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं और बिहार में चाह रहे हैं कि ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़े डॉन बन जाए। देखिए, ये जो डॉन बनने की जब कहानी शुरू होती है तो उस कहानी में मौतों का अंबार लग जाता है। मैं ऐसा ही बात क्यों कह रहा हूँ? दरअसल नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के एक डाटा के मुताबिक 2001 से लेकर 2022 तक बिहार में कुल 71,000 डेट इज 71,000
हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, ऐसे कई मामले होंगे जो दर्ज नहीं हुए होंगे, लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड 71,000 हत्या के मर्डर के मामले दर्ज हुए हैं। सबसे ज्यादा कब दर्ज हुआ है? 2004 में हुआ था, जब एक ही साल के अंदर 3,948, इंग्लिश में कहूं तो 3,948। आप ये सोचिए, कोई आपदा नहीं आई है, कोई भूकंप या सुनामी नहीं आई है कि आप महज 20 साल के अंदर अगर 71,000 मौतें हो जाएं, वो भी हत्या के नाम पर, तो सोच रहे हैं कि उस राज्य की हालत क्या होगी। एक ऐसा राज्य जिसे सुशासन बनना था, जिसे मिसालें खड़ी करनी थी, जहां से कहा जाता है कि आईपीएस आईएएस बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं, उस राज्य की कानून व्यवस्था कुछ इस तरीके से चरमरा गई है कि 71,000 मौतें, ये अपने आप में रोंगटे खड़ा करने वाला, अपने आप आंखें बड़ी करने वाली चीजें हैं। लेकिन ये 2004 में सबसे ज्यादा मामला होता, लगभग 4,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया था। लेकिन कहानी में थोड़ी सी बदलाव आते हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, तब तक कुछ सालों तक तो मामला ठीक ठाक रहता है, ज्यादा मामले आते नहीं है। लेकिन 2012 आते आते इन हत्या की संख्या में फिर से इजाफा होता है। 3,566 मामले, या कहें 3,566 हत्या के मामले दर्ज हो जाते हैं। फिर 2000 फिर से कम होता है, 2016 आते आते तक और मामला कम होता है, 2,500 के आसपास ये मामला पहुंच जाता है। 2022 में फिर से ये आंकड़ा पहुंच जाता है 3,000 के करीब, यानी 2,930 मामले, हत्या के मामले दर्ज होते हैं। अब आप सोचेंगे, जो मैंने आपको नंबर बता रहा, आपको नंबर देख के लग रहा होगा 3,000 4,000, एक राज्य, सिर्फ एक राज्य की बात हो रही है, एक राज्य में, और इस तरीके की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दिखा रही है कि कुछ ना कुछ उस राज्य के अंदर दिक्कत है। अब जब हम इसके बारे में और गहन से जांच कर रहे थे कि भैया ये मर्डर जो हो रहे हैं, जो हत्या हो रही है, उसके पीछे असली कहानी क्या है, तो 2022 का हम ज़्यादा पीछे जा नहीं पाए क्योंकि बहुत फिर स्टडी करना पड़ता, लेकिन हम आपके लिए छोटा सा ही लेके आ पाए डाटा। 2022 में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, लगभग 2,930 हत्याएं हुई थी, जिसमें से 804 जो मामले थे वो व्यक्तिगत, मतलब आपसी दुश्मनी की वजह से हत्या की गई थी। 535 जमीनी विवाद की वजह से हुआ था, जो लैंड डिस्प्यूट होते प्रॉपर्टी के लिए हुआ था। 412 फाइनेंशियल डिस्प्यूट के लिए, मतलब पैसों की लेनदारी के लिए हो गया था। और 261 जो पारिवारिक जो झगड़े होते हैं, उनके आपस में झगड़े हुए और उसके बाद ये मर्डर हो जाता है। और 8 मामले राजनीतिक जो कारणों की वजह से दर्ज होते हैं। अब यहां पर जो आप गौर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो जो सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं 2022 में ही, जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, 2900 जो मौतें या हत्या का जो मामला था, उसमें से जो शिकार हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, 2,340 पुरुष हैं, मर्द हैं, 618 महिलाएं हैं, 68 नाबालिग हैं, जिसमें से 38 लड़के हैं, 30 लड़कियां हैं। बिहार में जब विधानसभा अगले कुछ महीनों में आने वाला है, उससे पहले ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये जो नंबर जो गवाही दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं उस राज्य में चीजें क्या हो रही हैं। बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत, किसी में भेदभाव नहीं हो रहा। हर किसी की वहां पर बहुत बुरी तरीके से हत्या के मामले से दर्ज हो रहे, शिकार बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब की बदौलत जो कानून व्यवस्था वहां पे चरमरा गई है, उन सबको ठेंगा दिखाते हुए जो तौसीफ जैसे जो लड़के हैं, जो गुंडे बनकर उनका सपना रहता है कि मैं वहां पे जाकर अपना एक गैंग, अंडरवर्ल्ड टाइप या दाऊद इब्राहिम जैसा गैंग बनाऊंगा, या ऐसा गैंगस्टर की दुनिया बसाऊंगा जहां पे हर कोई उसके आगे माथा टेकेगा। क्यों ना टेके, जहां पर इस तरीके की मामला कॉमन हो चुकी हो कि हर चौथा या पांचवें घर के अंदर हत्या हो रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वैसे में खाकी को आगे बढ़कर लोगों के अंदर भरोसा दिलवाना पड़ेगा कि देखिए, अगर हम आपके पास हैं, हम आपके आसपास घूम रहे हैं, तो कोई भी ऐसे मामले दर्ज नहीं होंगे। अगर लोगों के अंदर पुलिस वालों का खौफ रहेगा, तो वहां पे हत्या के मामले और कम दर्ज होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, ये बस मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा था, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत कम सामने आती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको उस तह तक डाटा के जरिए भी आपको बता सकें कि उस राज्य की हालत क्या है। अब लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो तौसीफ है, निशु खान है, जो अपने आप को विधायक जी भी कहता है, उर्फ विधायक जी कहता है,
क्योंकि नाम सुनने में अच्छा लगता है। तौसीफ है, उसको बादशाह कहलवाना पसंद है, रील्स और भौकाल जमाना पसंद है। अब ये लोग पैसे कैसे कमाना चाहेंगे? एक कोई गुंडा बन गया, कोई गैंगस्टर बन गया, वो पैसे कैसे कमाता है बिहार जैसे राज्य के अंदर? तो देखिए, बिहार में एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग नाम का एक शब्द है, या सुपारी देना। इस सुपारी में जो तय रकम होती है, एक्सपीरियंस के हिसाब से ये रकम बढ़ती ही चली जाती है। 20,000 रुपए से शुरुआत हो जाता है अगर किसी को मरवाना हो किसी। और ये जो मैंने आपको जो डाटा बताया है, ये डाटा ऑफिशियल है, मतलब जो चीज़ें दर्ज हो गई हैं। ऐसे कई मामले होंगे जो दर्ज में नहीं होते होंगे, और वो तो कहा जाता है कि इसे दुगने तिगनों भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो हमने आपको नंबर बताया वही नंबर है। अब तौसीफ जैसे लड़के और निशु खान जैसे लड़के परफेक्ट क्राइम, और ऐसा क्राइम जिसमें जो भी उन्हें पैसे देगा उनका नाम नहीं आएगा, इस तरीके के काम करते हुए उसके लिए पैसे लेते हैं। उसके एवरेज में, जिस तरीके से आपने देखा होगा, हाल ही में बिजनेसमैन के घर के बाहर ही शूट कर दिया गया, और बिहार पुलिस के हाथ पैर फूल गए कि वहां से महज तो कुछ ही दूरी पर पुलिस महकमा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। यहां पर भी पुलिस महकमे से महज 2 किलोमीटर दूर ही अगर ऐसी चीजें हो जा रही हैं, तो अपराधियों के अंदर कितना खौफ है आप समझ सकते हैं कि ना के बराबर है, नमक के चुटकी बराबर भी खौफ नहीं है, अब फिलहाल के अंदर है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के नाम पर उन्हें पैसा लिया, उस पैसे को फिर ये अपने लड़कों में बांटते हैं। पहली एक चीज हुई। दूसरी, ये क्या काम करते हैं, क्योंकि अब जो शहरीकरण है बिहार में धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहां पर टेंडर आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, रोड बनाने के, ब्रिज बनाने के, रेलवे के टेंडर्स होते हैं। तमाम टेंडर्स में ये कहते हैं कि अगर आपको उस इलाके में काम करना है तो हमें कुछ ना कुछ कट देना होगा। इस कट को भी उन्होंने एक नाम दिया और रंगदारी। रंगदारी से कहने का मतलब, अगर आपको उस इलाके में बिजनेस करना है, खुशी खुशी व्यवसाय करनी है, बिजनेस करना है, तो हमें रंगदारी दीजिए भैया। आप यहां पर, आपको कोई भी लड़का या गुंडा तंग नहीं करेगा। पुलिस को आप टैक्स देके क्या कीजिएगा? आपकी जान तो ऐसी भी जा सकती है। जिस तरीके से तौसीफ ने यह हत्याकांड को अंजाम दे दिया, उससे पहले बिजनेसमैन की जो हत्याकांड हो गया, तो इस तरीके से गुंडे बिजनेसमैन से पैसे लेते हैं, इस तरीके से कि भैया अगर आप हमें पैसे दोगे तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पुलिस तो अक्सर क्राइम होने के बाद आती है, लेकिन क्राइम आपके साथ ना हो, इसलिए हमें रंगदारी दीजिए, और वहां से पैसे जुटाए जाते हैं। तो एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए, एक हो गया आपका कि मान लीजिए कि आपने रंगदारी ले लिया, आपको व्यवसाय करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला काम करना है। तीसरा जो सबसे अहम हो जाता है, उसमें होता है किडनैपिंग का मामला। किडनैपिंग के जरिए अगर आप कोई बड़े घर का लड़का है, उसकी किडनैप कीजिए, उससे मांगिए कि देखिए अगर आप पुलिस वालों को बोलोगे तो हम आपके बच्चे को मार डालेंगे, तो वहां से भी पैसे निकाले जाते हैं। अब ये जो सारी जो चीजें हैं, जहां पर आपको कोई रंगदारी देगा, आपकी किडनैपिंग, आपके नाम से लोग डर जाएंगे, ये कब होता है? ये तब होगा जब आपका समाज के अंदर आपके नाम का डर होगा। खाकी के डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे ऐसे लड़कों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की दरमियानी है, और वहां पर उन्हें लगता है कि हाँ, अगर हम भैया जी के गैंग के साथ जुड़ गए, अगर उस गैंग में हमारा टॉप नाम हो गया, तो हर कोई हमसे डरेगा, हम जिसको जितना चाहें उतना पैसा हमें मिलेगा। और इसलिए तौसीफ और निशु खान को लगा कि कब तक चंदन और शेरू के तलवे चाटेंगे, इनके तलवे चाट चाट के थक चुके हैं, और हमें भी अपने अंदर छुटभैया लड़के रखने पड़ेंगे, यंगस्टर रखना पड़ेगा, जो रील देख के प्रभावित होते हैं, जिन्हें भौकाल देखकर अच्छा लगता है कि गाड़ियों में जा रहे हैं, भौकाल टाइट है, मूछें घुमा रहे हैं, पिस्टल दिखा रहे हैं, AK-47 जैसे राइफल रख रहे हैं। ऐसे दिखाएंगे तभी तो हमारा भी नाम होगा, नहीं तो कब तक तलवे के नीचे बैठकर उनका तलवे चाटना। और इसलिए निशु और तौसीफ को लगा कि हमें बड़ा नाम करना है, और इसलिए हमें कुछ आगे करना पड़ेगा। और तौसीफ इसी चक्कर में अपना चेहरा जानबूझकर मीडिया को कैमरे के सामने दिखाने की भरपूर कोशिश की, भौकाल जमाने की कोशिश की। लेकिन जब खाकी ने अपनी ताकत दिखाई तो ये मिमियाने लगे। इनकी डर से हालत खराब हो चुकी है। अभी फिलहाल के लिए जेल के अंदर है, 3 दिन की पुलिस रिमांड भी इन्हें मिल चुकी है। अब पुलिस जिस तरीके से तोड़ तोड़ की पूछेगी, जो पुलिसिया कार्रवाई होती है, उसमें क्या क्या चीजें बताने वाले हैं, वो भी गौर करने वाली बात होगी। क्योंकि तौसीफ अपने साथ किन किन लड़कों को रखता है, किस तरीके का उसका नेक्सस काम करता है, ये बिहार पुलिस निकालवाना चाहेगी उसके मुंह से, और समझना चाहेगी कि क्या बिहार में
और भी इतने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, बिहार में किस तरीके से उनके हाथ में हथियार और पिस्टल जैसी चीजें इतनी आसानी से मिल जा रही है, कौन ला के दे रहा है, कहीं सीमा पार से आ रहा है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान से भी आ रहा है तो किस तरीके कौन से रास्ते से उन तक हथियार इतनी आसानी से पहुंच जाता है। हथियार पहुंच गया तो बात ठीक है, जो उसमें असला होता है, जो गोली होती है, वो गोली कैसे उन तक पहुंच जाती है और इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है। क्योंकि देखिए ये जो गोलियां हैं ये भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। आपको लगता होगा कि 75 रुपए का पीतल हमने किसी को ठोक दिया और इंसान मर गया, उस 75 रुपए की पीतल के पीछे जो लॉजिस्टिक होता है, फैक्ट्री में जहां बनता है, जहां से आता है, कैसे इन गुंडों तक पहुंच जाए, ये भी बिहार पुलिस के सवालिया निशान है। वो भी इलेक्शन से ठीक पहले। इलेक्शन में बिहार पुलिस का काम होना चाहिए कि हमें अच्छे तरीके से इलेक्शन करवाए। इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले तक अगर ऐसी चीजें हों, बिहार में हथियारों की सप्लाई इतनी आसानी से होने लगे, बिहार में हथियारों के अंदर जो गोलियां असला जो लगता है वो भी इतनी आसानी से मिलने लगे, तो सवाल उठता है बिहार पुलिस के कार्यशैली पर कि वो क्या अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बिहार पुलिस ने रिमांड लेकर कोशिश तो की है कि हम काम कर रहे हैं, कुछ गुंडों को उन्होंने एनकाउंटर में ढेर भी किया है, लेकिन टांगों पे लगी है, उनसे पूछताछ की जा रही है और समझना भी चाह रही है, समझा भी दे। अगर हमारे गुंडों से भी दरख्वास्त है, गैंगस्टर से भी दरख्वास्त है कि बिहार पुलिस को समझा दीजिए कि आपके पास पिस्टल में गोली और जो पिस्टल कहां से और कैसे आ रहा है, वे बिहार पुलिस के नाक के नीचे से। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, ओनली ऑन क्राइम तक।